हाँ जी। जी, देखिए बेटा, समझिएगा। आज का जो टॉपिक हमारा एजुकेशन रिफॉर्म्स, उसमें हमें देखना है कि बिफोर 1854 क्या एजुकेशन थी, हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। इसके अलावा दूसरा टॉपिक था चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये भी हमने कर लिया था। ठीक है। फिर है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, हंटर कमीशन। ठीक है। इसके अलावा हमें पढ़ना है इस चैप्टर में सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टॉग कमीशन, वर्धा बेसिक एजुकेशन, सार्जेंट प्लान। तो ये बेटा टॉपिक है जो इस चैप्टर में हमें करने हैं। ठीक है। ये वो टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हमें हमारे काम आएंगे, हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बेटा ये दो टॉपिक हम कर चुके हैं। आज हम चल रहे हैं हंटर कमीशन की तरफ में। ठीक है। बच्चों, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, अब तक अंग्रेजी पीरियड में 2 बार हंटर कमीशन बिठाया गया। पहली बार जो हंटर कमीशन बिठाया गया था, वो बिठाया गया था एजुकेशन के लिए। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। और दूसरी बार जो हंटर कमीशन बिठाया गया था, वो बिठाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए। किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हंटर कमीशन 3 पॉइंट डाल देगा, आउट ऑफ 3 रिलेटेड विद विच ऑप्शन। ठीक है। 3 ऑप्शन डाल देगा, 3 में से 2 आंसर सही होंगे, 1 गलत होगा। आपको छांटना पड़ेगा कौन सा गलत है, या हो सकता है वो छटवा दे कि कौन सा सही है। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा। तो लिखिएगा हंटर कमीशन, और हंटर कमीशन के ब्रैकेट में एक ईयर लिखिए उसका, डालिए हंटर कमीशन 1882, हंटर आयोग 1882, हंटर आयोग। इसमें लिखिएगा हंटर कमीशन में सर विलियम हंटर वाज इट्स प्रेसिडेंट। सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। सर विलियम हंटर वाज इट्स प्रेसिडेंट। सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। इस कमीशन में 8 सदस्य भारतीय भी थे। इन दिस मेंबर देयर हैव 8 इंडियन मेंबर्स। इस कमीशन में 8 सदस्य भारतीय भी थे। नहीं बेटा, ये जो एजुकेशन कमीशन है हंटर वाला, उसके मेंबर बताए मैंने आपको। ठीक है। जलियांवाला बाग बाद में बताऊंगा मैं आपको। जी बेटा, एक बार बता देता हूँ आपको, क्योंकि टोटल काम का है नहीं, फिर भी लिख लीजिए हंटर एजुकेशन। एक सेकेंड, इसमें क्या लिखा आपने, बोलना एक बार। जी, इसमें लिख दीजिए कुल 8 सदस्य थे। कुल 8 कर दीजिए इसमें। हाँ, भारतीय में रहेगा, 8 सदस्य टोटल हैं। इसमें कुल 8 सदस्य थे। आपको पता है कि कुल 8 का मतलब क्या हो गया? अध्यक्ष के अलावा कितने मेंबर हो जाएंगे? 7 मेंबर। तो काफी बार आपको 7 मेंबर देखने को मिलेंगे। तो 1 + 7 होता है ना बेटा? नहीं नहीं, कुछ इसमें इंडियन भी हैं। अब इसमें बेटा क्या है कि, एक सेकेंड मैं इसको देख के बता दूंगा दोबारा से आपको।
वैसे इसमें टोटल यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है मुझे लग रहा है, तो टोटल अभी आप ये लिख दो 1+7, बाद में देख बता दूंगा मैं आपको। मतलब ये हेड हो गया, ये टोटल अदर मेंबर्स हो गए बस। आगे लिखिए, इस कमीशन ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर सुझाव दिए। दिस कमीशन टॉक अबाउट, इस कमीशन ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर सुझाव दिए। दिस कमीशन टॉक अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, हंटर कमीशन का संबंध कौन से शिक्षा सुधारों से था? तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा सुधारों को लेकर यह बनाया गया था। ठीक है, फिर लिखिएगा, ये प्राथमिक, इसने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सुझाव दिए, शिक्षा के सुधार दिए। फिर लिखिए, सुझाव दिए ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। फिर लिखिए, इस कमीशन ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। दिस कमीशन टॉक अबाउट प्राइमरी मदर टंग ऑन प्राइमरी लेवल। इस कमीशन ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग, टॉक अबाउट प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग। And education would be commercial and literature both base जी, और शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा और साहित्यिक शिक्षा दोनों शामिल होनी चाहिए। एंड कमर्शियल एंड लिटरेचर बोथ टाइप ऑफ एजुकेशन यूज। शिक्षा बेटा कैसी शिक्षा होनी चाहिए? इसमें व्यावसायिक भी होनी चाहिए और साहित्यिक भी होनी चाहिए। बोथ बेस, मतलब ऐसा ना हो कि आप केवल साहित्य पढ़ा दे बच्चों को, प्रैक्टिकली जो कमर्शियल लेवल है वो हो ही ना। जैसे अभी ये शिक्षा है हमारी, कैसी है? केवल साहित्यिक है। क्या ये जो आप पढ़ रहे हो बीपीएससी निकालने के बाद, एक एसडीएम बनने के बाद, क्या ये 1% भी आपके काम आएगा कहीं पे भी जो आप ये पढ़ रहे हो? बस फॉर्मेट है। अंग्रेजों ने मैकाले ने लागू किया था कि भारतीयों को कड़क बनाना है उसको, हम उसको आज भी यूज कर रहे हैं। अब प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो फिर ज्यादा गड़बड़ है, तो वहां पंगे हो जाएंगे देश में। प्रॉफिट कैसे है? जैसे साइंटिफिक चीजें हैं, अब आप उसको पढ़ाओगे तो प्रॉब्लम क्या है, लोग क्वेश्चन करने के लायक हो जाएंगे। और सर सत्ता किसी भी पार्टी की हो, कोई पार्टी कभी नहीं चाहेगी, या जितनी भी पार्टियां वो कभी नहीं चाहेंगी कि लोग एजुकेशन पर क्वेश्चन या चीजों पर क्वेश्चन राइज करने लग जाएं। फिर तो सारी सरकार को घाटा हो जाएगा ना, जब लोग हर बात पे क्वेश्चन पूछने लगेंगे तो। इसलिए कोई सरकार की चाहेगी नहीं। चलिए आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, दिस कमीशन आल्सो टॉक अबाउट वुमेन एजुकेशन। इस कमीशन ने महिला शिक्षा की भी बात कही। दिस कमीशन आल्सो टॉक अबाउट वुमेन एजुकेशन। नहीं बेटा, 1813 में आ चुका है शिक्षा के बारे में, 1 लाख रुपया खर्च होगा, लेकिन वहां पर्टिकुलर ये नहीं है कि वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दो। लेकिन ये कमीशन, हाँ हाँ, पहला आयोग है जो महिला शिक्षा को बढ़ोतरी की बात कहेगा, बिल्कुल। फिर लिखिए, इसी आयोग की सिफारिशों पर पंजाब और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गठन हुआ। बाय द गाइडलाइन ऑफ दिस कमीशन, इसी आयोग की सिफारिशों पर पंजाब और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गठन हुआ। बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी खुली? पहली खुली पंजाब में, दूसरी खुली इलाहाबाद में। पंजाब के नीचे लिख देना बेटा 8082 और इलाहाबाद में 8087। हाँ जी, बाय सजेशन ऑफ दिस कमीशन इलाहाबाद, पंजाब एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश। पंजाब और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गठन हुआ। जी, 8082 पंजाब, 8087
इलाहाबाद। लिख दिया बेटा बच्चों ये सबने जी। 80-82 वो 87। तो ये बेटा हंटर कमीशन था। फिर लिखिए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। लिखिए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। बेटा 1904 का समय है, तो इस समय वायसराय कौन होगा? लॉर्ड कर्जन। कौन होगा? लॉर्ड कर्जन। तो लिखिएगा 1901 में कर्जन ने शिमला में एक बैठक बुलाई, सम्मेलन बुलाया। इन 1901 कर्जन कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन शिमला। कर्जन ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। वैसे आपको बता दूं बेटा, शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो एक अलग कॉन्फ्रेंस है। तो अगर शिमला कॉन्फ्रेंस देगा तो ये आजादी के मूवमेंट वाली हो जाएगी जी। ठीक है जी। और अगर वो बोलता है कि शिमला में शिक्षा के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया, तो कब हो जाएगा वो? 1901 में हो जाएगा। और किसने बुलाया? लॉर्ड कर्जन ने बुलाया है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है। फिर लिखिएगा 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया। इन 1902 सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया। ठीक है। यह अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया। यूनिवर्सिटी कमीशन वाज सेटअप। 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया। यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप। ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन आ जाएगा, यूनिवर्सिटी कमीशन के हेड कौन थे? सर थॉमस रेले। इसमें बेटा दो भारतीय भी शामिल हैं, उनके नाम लिख देना। बेटा कमीशन बनाए सिर्फ एक। ठीक है। ये सुझाव देगा यूनिवर्सिटी कैसे बननी चाहिए। तो लिखिएगा इस कमीशन में सैयद हुसैन बिलग्रामी, इन दिस कमीशन सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा जस्टिस गुरदास बनर्जी, बिलग्रामी बेटा GRAMI ग्रामी, जस्टिस गुरुदास बनर्जी भारतीय सदस्य थे। हाँ जी। इस आयोग में सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी भारतीय सदस्य थे। गुरुदास बनर्जी। तो बेटा इसका जो कमीशन है इसका हेड कौन है? सर थॉमस रेले। और इसमें भारतीय मेंबर कौन कौन है? सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी साहब। ठीक है। तो इस कमीशन को बनाया गया और इसने कई सारे सजेशन दिए। तो लिखो इसके सुझाव। इट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। इस आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की बात की। दिस कमीशन टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। तो बेटा प्राइमरी और मीडियम लेवल से इसका कोई लिंक नहीं था। इसका लिंक किससे था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन से था। अब आपको बता दूं, जो इसने सुझाव दिए थे ना, वो आज किसी काम के नहीं है। इसने कहा था कि हर यूनिवर्सिटी में जो फेलोज होते हैं ना, फेलोज कौन होते हैं बेटा? जो बच्चे वहां से PhD वगैरह कर रहे हैं। तो फेलोज की जो संख्या है वो कम से कम 50 होनी चाहिए। उन फेलोज को काम करने के लिए कुछ बेटा सुविधा भी मिलनी चाहिए। जैसे आप देखते होंगे जितने भी लोग अगर PhD कर रहे होते हैं और JRF निकाल के PhD कर रहे होते हैं, तो उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ पैसा मिलता है स्कॉलरशिप के नाम से, हर यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो स्कॉलरशिप के नाम पे उनको कुछ पैसा मिलता है, स्टाइपेंड बोलते हैं उसको। ठीक है। तो वो मिलेगा आपको। हाँ। तो JRF एग्जाम निकालना उसके लिए अनिवार्य है। तो उसके बाद आपको कुछ पैसा यूनिवर्सिटी देगी
जब तक कि आपकी पीएचडी नहीं हो जाती। मैक्सिमम पीरियड 5 साल का रखा गया है उसमें, कि 5 साल तक आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब तो काफी बढ़ा भी दिया है, 30,000 रुपये, 30 से 35,000 रुपये। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरिड है, और जो टॉपिक आप जिस पे पीएचडी कर रहे हो ना, उस टॉपिक पे वैरिड है। ठीक है, तो ये कमीशन था बेटा, लिखिएगा। कर्जन ने, इसी में कर्जन ने ऐलान किया था कि कर्जन ऑल्सो टॉक अबाउट स्पेंडिंग ऑफ 5 लाख रुपीज एनुअली ऑन एजुकेशन। कर्जन ने ऐलान किया था कि भारतीय शिक्षा पर 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे 5 साल तक। 5 लाख रुपीज स्पेंड ऑन इंडियन एजुकेशन टिल 5 years, कि आने वाले 5 साल तक भारतीय शिक्षा पर 5-5 लाख रुपए हम हर साल खर्च करेंगे। लेकिन आपको पता है बेटा, 1905 में ही बंगाल का विभाजन हो गया, और उसके बाद आंदोलन खड़ा हो गया, और ये सारा मामला क्या हो गया, ठंडे बस्ते में पड़ गया। फिर लिखिए सैडलर कमीशन 1917 से 19। जी, 1917 से 1919। इसके बेटा अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एम सैडलर, एम से मैंगो। बेटा 17 से 19, हाँ जी, एम सैडलर, डॉक्टर एम सैडलर इसके अध्यक्ष हैं, डॉक्टर एम सैडलर। इससे क्वेश्चन ये आएगा, इसका भारतीय मेंबर कौन है, तो लिखिएगा सर आशुतोष मुखर्जी, सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद इसके भारतीय सदस्य थे। जी, डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये इसके भारतीय सदस्य हैं। बेटा जो इस आयोग ने कहा था वो आज तक कायम है। देखिए सजेशन क्या थे इसके, स्कूली शिक्षा 12 साल की होनी चाहिए। आप सब पढ़ के आए उसको, स्कूल में कहां तक की पढ़ाई की, पहली से 12वीं, तो 12वीं तक के स्कूल कर दिए। 3 साल की ग्रेजुएशन जो अब 4 साल की गई है, तो लिखिए स्कूल एजुकेशन कितनी बेटा, 12 साल की। फिर लिखिए 3 साल की स्नातक, तो ग्रेजुएशन कितने साल की होगी, 3 साल की। अच्छा पहले क्या होता था बेटा, 10वीं के बाद जो बच्चा 11वीं पढ़ता था उसको बोलते थे फर्स्ट ईयर। तो एक तरह से जो 12वीं तक के स्कूल होते थे उनको कॉलेज कहना शुरू कर चुके थे लोग, इंटरमीडिएट कॉलेज। लेकिन अब कह दिया गया कि नहीं, अब जो ग्रेजुएशन होगी वो इंटरमीडिएट के बाद होगी। आफ्टर इंटर 12th करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ग्रेजुएशन कर सकते हो। पहले 10th के बाद ही बच्चा भाग रहा है वहां पे, है बेटा। हाँ कई इलाकों में बोल देते हैं, जैसे यूपी में फर्स्ट ईयर बोलते हैं 11वीं क्लास को, हाँ ऐसे बोल देते हैं वो पुराना सिस्टम चलता आ रहा है। आगे लिखिए नेक्स्ट में, इस आयोग ने सुझाव दिया कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाया जाएगा इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। सजेशन में लिखो दूसरा सजेशन, कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाया जाएगा इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अ वुमेन एजुकेशन प्रमोशन बोर्ड विल मेड। कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाया जाएगा, महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड।
आपको पता आपकी जो पटना यूनिवर्सिटी है ये इसी आयोग की सिफारिशों पर 1917 में बनी थी, तो लिखिए पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में, पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में और लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921 में। 17 में बेटा, ठीक है, 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसको आप एएमयू बोलते हो, और 1921 में लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो ये तीन बड़ी जो यूनिवर्सिटियां हैं ये सैडलर विश्वविद्यालय कमीशन के सुझाव पर बनी हैं 21 में जी। 1921 बेटा। फिर लिखिए हार्टोंग कमेटी, अगला हार्टोंग, HARTOG, हार्टोंग कमेटी 1929, 1929। लिख दिया जी। 1929 बेटा ईयर। इट टॉक अबाउट, इसने क्या बात की, लिखो इसमें पहला पॉइंट इसका, प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय महत्व हो, प्राइमरी एजुकेशन हैड नेशनल वैल्यूज, प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय महत्व हो। ऐसे बच्चे जिन्होंने वर्नाकुलर स्कूल से शिक्षा ली है, नंबर 2 क्या बेटा, राष्ट्रीय महत्व, बस प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय महत्व की हो ना, मतलब इसका मीनिंग ये निकलेगा। फिर लिखिए ऐसे बच्चे या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने वर्नाकुलर स्कूल से शिक्षा ली है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने वर्नाकुलर स्कूल से शिक्षा ली है उनके कॉलेज प्रवेश को रोक दिया जाए। दोज स्टूडेंट हु पास फ्रॉम वर्नाकुलर स्कूल, वर्नाकुलर स्कूल, देयर एडमिशन इन कॉलेज स्टॉप्ड, उनके कॉलेज में प्रवेश को रोक दिया जाए। बेटा वर्नाकुलर स्कूल का मतलब है जो देसी भाषा में स्कूल चल रहे हैं, कोई स्कूल संस्कृत पढ़ा रहा है, कोई आपको उर्दू भाषा में पढ़ा रहे हैं जी। ऐसे स्कूल जो वर्नाकुलर, ऐसे विद्यार्थी जो वर्नाकुलर स्कूल से पढ़े हैं उनके कॉलेज में प्रवेश को रोक दिया जाए। काहे बेटा, आप देखते हो कि पुराने समय में काफी ज्यादा गुरुकुल्स थे, फिर कहां क्यों खत्म हो गए वो, क्योंकि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई गुरुकुल्स वगैरह खत्म करने के लिए कि भैया जो बच्चा प्राइमरी इनसे पढ़ के आएगा उसको क्या होगा, कॉलेज वगैरह में एडमिशन होगा ही नहीं। तो उनके मतलब कि स्कूल्स वगैरह को रोकने के लिए, गुरुकुल्स वगैरह को रोकने के लिए एक अच्छा तरीका अंग्रेजों ने अपनाया, और उससे क्या हुआ, धीरे धीरे सारे गुरुकुल्स वगैरह सब खत्म हो गए। क्योंकि सिंपल सी बात है, बच्चे को सरकारी नौकरी करनी है और उसके लिए जरूरी क्या है, पढ़ाई, एजुकेशन। और उस एजुकेशन के जरूरी क्या था कि अगर आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ के आओगे तो ही आपका एडमिशन आगे कॉलेज वगैरह में होगा, वरना कॉलेजेस में आपका एडमिशन ही नहीं होगा। तो बच्चों की मजबूरी बन गई, उनको अंग्रेजी तरीके से काम करना पड़ा, और जो बाद में उनके लिए नुकसानदायक हुआ। आगे लिखिए दूसरा पॉइंट इसका, दूसरा तीसरा जो भी है, उच्च शिक्षा के लिए केवल योग्य उम्मीदवारों का चुनाव हो, फॉर हायर एजुकेशन ओनली कैपेबल कैंडिडेट सेलेक्टेड, उच्च शिक्षा के लिए केवल योग्य विद्यार्थियों का चयन हो, फॉर हायर एजुकेशन ओनली कैपेबल स्टूडेंट्स अलाउड। अब कोई बच्चा कैपेबल है या नहीं है उसका पता कैसे चलेगा, अपने फॉर्मेट को इतना टफ कर दो
कि नॉर्मल बच्चा उस एग्जाम को निकाल ही ना पाए, जैसे भारत में था। आप कई बार सोचते हो गए, सोचा नहीं आपने कभी कि भाई गांधी जी ने वकालत की कहां से? लंदन कॉलेज से, लंदन लॉ कॉलेज। अंबेडकर जी वकालत करके आए अमेरिका से, जो उस समय की सबसे महंगी वकालत थी। नेहरू जी ने वकालत की पेरिस से। किसी ने इंडिया से क्यों नहीं की? काहे? है जी? बेटा भारत में वकालत करने का उस समय मतलब था 100:1। अगर 100 बच्चे एग्जाम लिखेंगे तो केवल एक बच्चा पास होगा। और उस समय आपके बिहार से एक स्टूडेंट ने अपना पर्चा लिखा, और पर्चा ऐसा लिखा कि जो पेपर चेक करने वाला टीचर था कंफ्यूज आ गया कि ये क्या लिख दिया। उस पर्चे को उस समय मैंने बताया था ना, वायसराय के अधीन एक लॉ कमीशन बैठता था, उस लॉ कमीशन के पास भेजा गया कि पर्चा देख के बताइए हम क्या करें। और उस पर्चे पर लिखा गया, टुडे वी फील द पर्सन हु इज गिविंग एग्जाम इज मोर इंटेलिजेंट देन द एग्जामिनर। और वो पर्चा किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, आपकी भूमि से आते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनका पर्चा था। अपने समय के इकलौते ऐसे वकील थे, इकलौते 2-4 वकीलों में शामिल थे जिन्होंने भारत से वकालत की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक ऐसा राष्ट्रपति जिससे मिलने के लिए बिहार मुंगेर के कुछ किसान पहुंच गए, और राष्ट्रपति साहब उस समय मीटिंग में थे, तो उनको बिठा दिया गया कि भाई बैठिए, अभी राष्ट्रपति जी मीटिंग में हैं। उस समय दिल्ली से बिहार में केवल एक ट्रेन आती थी, तो उन लोगों को निकलना था, तो कुछ गन्ना वगैरह लेके गए थे, अपनी कुछ समस्याएं भी उनको बतानी थी। वो वहीं रखकर वहां से निकल पड़े कि भैया हम पैदल जाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा वहां तक पहुंचने में, स्टेशन तक भी, तो बाद में अगली बार आएंगे मिलने के लिए। राजेंद्र प्रसाद जी मीटिंग से निकले तो उनको पता चला कुछ किसान मुंगेर से आए थे। अब अपनी गाड़ी जुड़वाते तो टाइम लगता। कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति नंगे मतलब पाँव, मतलब जो मतलब कहते हैं ना चप्पलों में, और भाई बिना किसी सिक्योरिटी को लेकर पूरा जो रेलवे स्टेशन था वहां पहुंच गए। लोग हक्के बक्के कि राष्ट्रपति साहब ऐसे कैसे? उन किसानों से मिले, बकायदा उनकी समस्या सुनी, उनको समाधान भी कहा कि आपका समाधान किया जाएगा। तो ये हाल था। जब वो राष्ट्रपति जी बने थे तो बीबीसी उस समय एक बड़ा न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी होती थी, उसके लोग आए, देखे तो सही भारत के राष्ट्रपति जी रहते कैसे हैं भाई, आपको पता है भाई, इतना बड़ा हाउस, इतना सब कुछ, तो कैसे रहते हैं? आप कभी जाओगे राष्ट्रपति भवन में, आज भी आपको राष्ट्रपति भवन के पिछली साइड में एक छोटी सी कुटिया दिखाई दे जाएगी, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति जी रहे। काफी लंबा समय उन्होंने उस कुटिया में गुजारा। ये इमेज थी उनकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप कह रहे थे ना कि जो पढ़ना चाहिए, पढ़ना ये चाहिए, लेकिन ये किताबों में कहाँ है? हटा दिया, गायब कर दिया, क्योंकि ये वोट बैंक का काम नहीं था ना। तो ये चीज ज्यादा है हमारे यहाँ, जो चीज पढ़ानी चाहिए थी वो चीज गायब है। ये चरित्र निर्माण करने वाली चीजें हैं। सोचिए ना, दुर्भाग्य है, अमेरिका में ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों के लिए कंपलसरी है कि वो विवेकानंद का चरित्र पढ़ें। सऊदी अरबिया एक मुस्लिम कंट्री है, वहां नेसेसरी है कि आप भगवत गीता पढ़ें। वहां पर उस भगवत गीता की जो कॉपी है उसको पढ़ाया जाता है एज द बेस्ट मोटिवेशनल बुक ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। और हमारे यहां कर दो आप लागू एक बार, पूरे देश में दंगे ना हो जाए तो कह देना आप। हमारे यहाँ राजनीति जो होती है बेटा, वो वोट बैंक वाली राजनीति है। हमारे यहाँ हर चीज को राजनीति का एंगल दे दिया जाता है, चीज ये है हमारे यहाँ। तो जो पढ़ना चाहिए हम तो पढ़ते नहीं बिल्कुल भी। इसीलिए आप देखोगे सुसाइड के मामले में इंडिया की रेशियो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। इंसान के पास व्हाट्सएप फेसबुक पे हजारों लोग जुड़े हुए हैं, पर पर्सनली अपने दिल की बात करने के लिए 2 लोग नहीं है। आज आप चले जाओ बड़े बड़े अमीरों के पास, जिनको हम देख के लगता है कि टाइकून से ये बिजनेस टाइकून से ये हैं वो हैं, उनकी पर्सनल जिंदगी देखो। आधा टाइम वो जो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं उनके पास गुजार रहे हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस देकर, क्योंकि पर्सनल जिंदगी से निराश हैं वो। हालत ये है लोगों की। आईएएस आईपीएस जिस नौकरी के लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं, कि ऐसा क्या हो जाता है कि 5-7 साल में रिजाइन छोड़कर नौकरियां, और भैया बाकी और अदर काम कर रहे हैं वो काहे? मतलब इंसान इतना प्रेशर में चल रहा है आजकल। और दूसरी चीज क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि बाहर की चीजों के प्रेशर मापने के लिए बहुत सारे यंत्र हैं, आपके इधर कितना प्रेशर उसको मापने का कोई यंत्र ही नहीं बना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहां। चलिए लिखिए इसमें आगे। तो ये सब इस हार्टम कमीशन में कहा गया। फिर लिखिए शिक्षा की, मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना।
वर्धा स्कीम ऑफ प्राइमरी बेसिक एजुकेशन, मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, मौलिक शिक्षा जी। इसके बारे में बेटा जो पहली बार बताया था वो किसने बताया था? गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर में हरिजन में लिखा था इसके बारे में। लिखिए, गांधी जी रिटर्न अबाउट इट इन हरिजन। हाँ बताऊंगा अभी मैं, रुकिए। 1937 है वैसे। 1937 में गांधी जी ने हरिजन न्यूज़पेपर में इसके बारे में लिखा था। 1937 में 37, हाँ हरिजन में लिखा था, अपने पत्र में, अपने पत्र हरिजन में इसके बारे में लिखा था 1837। लेकिन बाद में इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्रेजेंट किया, बट इट प्रेजेंटेड बाय, हरिजन बेटा न्यूज़पेपर है, बाद में इसे, ठीक है, आफ्टर दैट इट प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये योजना कभी भी आएगी, आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर पूछेगा कि इस योजना को अपने अखबार में किसने पब्लिश किया, तब आपका उत्तर होगा गांधी जी। अदरवाइज गांधी जी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लोगों के सामने पेश किया। क्या था बेटा इसमें? कि 7 साल तक बच्चे को प्राथमिक भाषा में शिक्षा दी जाए, मतलब मदर भाषा में। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने से लोगों के सामने पेश किया। तो जो प्रेजेंट करेगा नाम तो उसका आएगा ना, तो प्रेजेंट किसने किया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो यही नाम आपको याद रखना है। लिखिएगा इसमें, इसमें कहा गया था कि 7 साल तक बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। दैट पर्सन गॉट एजुकेशन इन मदर टंग टिल 7 years। इसमें कहा गया था कि बच्चे को, अच्छा, दिस सेड 7 year मदर टंग एजुकेशन गिवन। ठीक है, लेकिन ये लागू हुआ नहीं, तो इसलिए ज्यादा इस बात इसकी होती नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था 1939 में, 37 में इसके बारे में बोला ही गया था, और फिर कांग्रेस मेंबरों ने रिजाइन कर दिया, तो कुछ बात ज्यादा बात इसके बारे में हुई नहीं। फिर लिखिए, सार्जेंट स्कीम 1944, SARGENT, सार्जेंट स्कीम 1944। सार्जेंट स्कीम, इसके ब्रैकेट में लिखो बेटा, सार्जेंट एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड। सार्जेंट एजुकेशन, एक मिनट, क्या 44 लिखो, लिख दिया बेटा? क्या लिखा आपने इंग्लिश वाले बच्चों ने? सार्जेंट एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड। इसमें बेटा आप हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड या सार्जेंट शिक्षा सलाहकार बोर्ड, दोनों नाम इसी के हैं बेटा। इसको बेटा सेंट्रल एजुकेशन, ठीक है, वो ये भी बोल देते हैं। तो सार्जेंट लिखा है ना, उसको ओब्लिक डाल के लिख दो, कि सार्जेंट के साथ साथ कई बार लिखा होता है सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, लिखिएगा। तो बेटा क्वेश्चन समझिए, मैंने आपको क्या लिखवाया अभी?